नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, एक आयोग देश में लाया गया था 1992 में। इसको स्थापित किया गया और 93 में इसे लागू कर दिया गया था। मैं बात कर रहा हूं अल्पसंख्यक आयोग यानी कि माइनॉरिटी कमीशंस की। माइनॉरिटी कमीशंस है क्या, उसके बारे में बात करूं तो आपको पता होगा संविधान के आर्टिकल 29-30 में इसका जिक्र आता है। ये बोलता है कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं उन सभी को अधिकार है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको संरक्षण प्रदान करने का, अपने शैक्षणिक संस्थानों को संरक्षित करने का इनको अधिकार प्राप्त है कि अपने जितने भी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको संरक्षण देने का। भारत में माइनॉरिटी में किसको रखा जाता है? क्या धार्मिक आधार पे, क्या भाषाई आधार पे, या किसी अन्य तथ्य के आधार पर भारत में माइनॉरिटी को रखा जाता है? वैसे तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम तौर पे तो धर्म और भाषा के आधार पर ही माइनॉरिटी दी गई है, अल्पसंख्यकता दी गई। आखिर अल्पसंख्यक आयोग क्या है और इसके वैधानिक कारण क्या है, उन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में, इस आयोग के बारे में, ये चर्चा में क्यों है। तो अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए भारत का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, संवैधानिक आदर्शों और संस्थागत क्रियान्वयन के बीच एक नाजुक संतुलन पर टिका है। इसका अगर मैं दृष्टिकोण देखूं या पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो प्रमुख संरक्षकों में से एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटी जो कमीशन रहा है, उसकी स्थापना समानता और समावेशिता को बनाए रखने के लिए, इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए की गई थी। फिर भी आज इसकी प्रासंगिकता सवालों के घेरे में है, फिर भी आज इस पर सवाल उठते हैं, क्यों, उसको जानते हैं। तो एनसीएम की अगर मैं बात करूं, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी की अगर मैं बात करूं, तो यह अधिनियम 1992 में लंबे समय के रिक्त पदों, समिति स्वायत्तता और समिति शक्तियों के साथ एक निकाय का पतन, एक निकाय का अगर मैं बात करूं पतन, जो कि राज्यों के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए दृष्टिकोण में गहरी संरचनात्मक चुनौतियां जो थी, चैलेंजेस जो थे, उनको दर्शाता था। आखिर इसमें क्या फैसला किया गया था, तो मैं बता दूं, मुद्दा केवल एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था, प्रशासनिक नहीं था, और ये संस्थागत ढांचे का भी, जहां की जो एडवाइजर्स हैं, जो सिस्टम है, वो जवाबदेही सुनिश्चित कर सके, उसके लिए भी जवाबदार था। ये क्या करता था, जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी था, इसकी भूमिका जो है, इसकी जो पुनर्कल्पना जो है, जो इसकी स्थापना करने की जो कल्पना रखी गई, भारत के न्याय, बहुलवाद और सहभागी शासन के साथ संवैधानिक वादे के साथ रेखांकित करके और उसको स्थापित करने के लिए एक आवश्यक दृढ़ सांचा तैयार किया गया ताकि अल्पसंख्यकों को संरक्षित किया जा सके। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करना है। अल्पसंख्यक लाइक एज क्रिश्चियंस हैं, लाइक एज सिख हैं, लाइक एज आज के टाइम के अकॉर्डिंग मोमडन्स भी माने जाते हैं, ठीक है, वो अल्पसंख्यक में काउंट होते हैं। उनके हितों की रक्षा करने के लिए कार्य किया गया था। प्रथम वैधानिक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था। पहला वैधानिक गठन बनाया गया था 17 मई 1993। अल्पसंख्यक आयोग एमसी की जो स्थापना है, माइनॉरिटी कमीशन की जो स्थापना है, वो 1978 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के तहत की गई थी। अब 1978 में की गई। अब 1978 से लेकर के 1984 में इसे नवनिर्मित कल्याण मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। 1988 में क्या हुआ, कल्याण मंत्रालय ने भाषाई अल्पसंख्यकों को लैंग्वेज बेसिस पे आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि भाषाई जो अल्पसंख्यक है उनको अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य इसके अंदर होते थे, ठीक है, कुल 5 सदस्यों का ये आयोग होता था।
ये सभी केंद्र सरकार द्वारा नामित होते थे। इन सभी को नॉमिनेट कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट करती थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब इनको नॉमिनेट करती थी तो पूर्ण निकाय की अनुपस्थिति के कारण जो अकुशलताओं की चिंता थी वो पैदा हो गई। अब प्रत्येक सदस्य को 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक से संबंधित होना चाहिए। जितने भी मेंबर हैं उनमें से एक व्यक्ति को कम से कम जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनसे संबंधित होना चाहिए। ठीक। अब मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन इनसे रिलेट होना चाहिए तो वो उसका सदस्य होगा। शक्तियां और कार्यकाल की बात हुई तो इसके पास अर्ध न्यायिक शक्तियां रहेंगी। ठीक है। उसके अलावा प्रत्येक सदस्य पदभार ग्रहण करने के लिए तिथि से 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा। 3 वर्ष के लिए इन्हें सुनिश्चित किया गया। साथ ही अगर मैं बात करूं तो निष्कासन के लिए केंद्र सरकार एनसीएम, नेशनल काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी में अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटा सकती है। यदि वे दिवालिया घोषित कर दिए जाते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। अपने कर्तव्यों के अलावा वेतन भोगी रोजगार सेवाएं अपनाते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। कार्य से इनकार कर देते हैं या उसको करने में असमर्थ है तो उनको हटा दिया जाएगा। साथ ही अगर मैं बात करूं न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्क घोषित किया गया हो तो उनको हटा दिया जाएगा। अपने पदों का यदि उन्होंने दुरुपयोग किया हो तो उनको हटा दिया जाएगा। नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो तो उन्हें उससे बहिष्कृत कर दिया जाएगा, उसका निष्कासन कर दिया जाएगा, उसको पद से हटा दिया जाएगा। भारत में अल्पसंख्यक और उनके संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या है? तो अल्पसंख्यकों के बारे में भारत का संविधान अल्पसंख्यक शब्द की कोई परिभाषा नहीं देता है, लेकिन संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। लोगों को अपने धर्म का रक्षण करने के लिए, लोगों को अपनी भाषा का रक्षण करने के लिए मान्यता दी गई है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं कि जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी है, अधिनियम 1992 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय के रूप में परिभाषित किया है। अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसका जो कल्याण मंत्रालय है 1993 में इसकी अधिसूचना जो है उसके अनुसार भारत ने शुरू में 5 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी थी। बाद में 2014 में जैनों की अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई थी। शुरू में 5 को दी, फिर बाद में जैनों को भी 2014 में जोड़ दिया गया। अल्पसंख्यक जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 19.3% है। अल्पसंख्यकों से संबंधित सुरक्षा उपाय क्या है? तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अपनी भाषा को, संस्कृति को संरक्षित किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं, अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्थापित करने की अनुमति दी गई है। अनुच्छेद 347 किसी भी राज्य की जनसंख्या के किसी भी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा संबंध में विशेष उपबंध है। जो किसी क्षेत्र विशेष में भाषा बोली जाती है और उस भाषा के संबंध में स्पेशल उपबंध किया गया है। आर्टिकल 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान, प्राइमरी लेवल पर जो मदर टंग है, मां बोली है, उसके अंदर शिक्षा का प्रावधान किया गया। 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी और उसके कर्तव्यों का प्रावधान किया जाएगा। एक विशेष अधिकारी और उसके कर्तव्यों का प्रावधान करने की बात भी यहां पर कही गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को परेशान करने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं? कुछ इश्यूज हैं जो इसको परेशान कर देते हैं, इसके सामने चुनौतियां उत्पन्न कर देते हैं, चैलेंजेस क्रिएट कर देते हैं। परिचालन रिक्ति। एक्चुअल में कमीशन ऑफ माइनॉरिटी में वर्तमान में कुछ इनएक्टिव, क्योंकि अध्यक्ष सदस्यों दोनों पद रिक्त हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनके पुनर्गठन की मांग की है जनहित
याचिका यानी कि PIL का संज्ञान लेते हुए केंद्र को जवाब देने का निर्देश दिया कि आप जवाब दीजिए कि खाली क्यों है ये पद। अब ये पद खाली है जिससे प्रशासनिक निष्क्रियता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्टिविटी है वो, और संस्थागत जो प्रभावकारिता के कथित क्षरण चिंताएं जो है उजागर हुई है। संवैधानिक दर्जा का अभाव, जो कि एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसको दर्जा मिलना चाहिए उसका अभाव रहा है। 1978 में स्थापना के बाद से आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए लगभग अगर मैं बात करूं सीमित संस्थागत समर्थन का सामना करना पड़ा है। ठीक, इसकी जो कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए कुछ अनिर्णायक प्रयास रहे हैं, जो डिसीजन नहीं निकला जिनका कुछ, जिससे सीमित अधिकारों वाले एक वैधानिक निकाय बनकर के रह गए हैं। कुछ लिमिटेड राइट्स के साथ ये लिमिटेड ही रह गया है और सीमित वैधानिक शक्तियां हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी के अंदर जो अधिनियम 1992 के तहत इसकी जो शक्तियां हैं वो सिविल न्यायालय तक सीमित कर दी गई थी, जिससे परिवर्तन क्षमता सीमित हो जाती है, जिससे शुरुआती जो क्षमता है, कैपेसिटी जो है इसकी, वो सीमित हो जाती है। 2004 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के गठन ने विशेष रूप से शिक्षा संबंधी मामले में इसके कार्यात्मक दायरे को सीमित कर दिया। इसका जो कार्यात्मक दायरा है उसको सीमित करने का यहां पर काम किया गया है। स्वायत्तता का अभाव NCM कार्यपालिका के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, जिससे इसकी परिचालन स्वतंत्रता सीमित हो गई है। आयोग की रिपोर्टों सिफारिशों पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई, कमजोर कार्यान्वयन ढांचे अल्पसंख्यक कल्याण के मुद्दों को कम प्राथमिकता देने को दर्शाती, यानी कि उनको प्राथमिकता, उनको प्रायोरिटी नहीं देती है। ठीक है, संधिगत प्रभावकारिता की अगर मैं बात करूं, 4 दशकों से अधिक समय, लगभग 40 साल का समय हो चुका है, अस्तित्व में आने के बावजूद अल्पसंख्यक कल्याण में सुधार पर जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी है उसका प्रभाव सीमित ही रहा है, लिमिटेड ही रहा है। महत्वपूर्ण वार्षिक बजट लेकिन न्यूनतम परिणामों के साथ इसे अक्सर वास्तविक के बजाय प्रतीकात्मक ही माना जाता है, जिससे इसकी दक्षता और जवाबदेही पर सवाल उठते हैं, कि जो इसकी दक्षता है उसके बारे में भी सवाल उठाए जाते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये चीज तो सबसे पहला उपाय है संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाए। यदि इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाता है तो इसकी वार्षिक रिपोर्टों की जो सिफारिश है वो की गई है, ताकि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जो है अनुच्छेद 338 जैसी अन्य निगरानी संस्थाओं के साथ स्थायित्व, स्वायत्तता और समानता सुनिश्चित कर सके। अधिनियम 1992 में संशोधन में इसे अर्ध शक्तियों और परिवर्तन क्षमता को विस्तार हो सकता है, जो उसकी शुरुआती क्षमता है उसका बढ़ावा हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करना, एनसीएम का मतलब होता है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, इसको स्वतंत्र वित्त पोषण, कर्मचारी और रिपोर्टिंग संरचना के साथ कार्य करना चाहिए, जिससे कार्यपालिका पर निर्भरता कम होती है, एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो मानवाधिकार जो संरक्षण अधिनियम है 1993 इसे प्रेरणा ली जा सकती है। एनसीए विश्वसनीयता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए NHRC मॉडल के समान पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया और वार्षिक रिपोर्टिंग तंत्र को अपना सकता है। ईयरली रिपोर्टिंग सिस्टम इसको अपनाया जा सकता है। साथ ही समग्र प्रतिभा परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा दे, जो भी समग्र जो परिस्थितियां हैं, प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रमुख शैक्षणिक संस्थान जो है उनको वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक स्वायत्तता और वित्त पोषण प्रदान किया जा सकता है। साथ ही शहरी प्रशासन जीवन यापन में आसानी और कार्य जीवन संतुलन में सुधार के लिए प्रणालीगत सिस्टमेटिक वे से रिफॉर्म किए जा सकते हैं, उनको अप्लाई किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, जिससे भारत एक अधिक आकर्षक दीर्घकालिक गंतव्य बन सके। नवाचार गलियारा
और गहन प्रौद्योगिकी परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और एनसीआर में विशेष केंद्र विकसित करना। ठीक, उसके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट्स स्थापित करना, डेवलप करना, साथ ही अनुसंधान प्रयोगशालाओं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में स्टार्टअप और वैश्विक निवेशकों को जीवन शैली के अनुकूल बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत करना। बुनियादी ढांचे के साथ क्या करना? एकीकृत किया जा सकता है, यूनाइटेड किया जा सकता है। उसके अलावा समन्वय को बढ़ाया जा सकता है, नीति कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करना, और प्रधानमंत्री ने नए 15 सूत्री कार्यक्रम, 15 सूत्रीय जो कार्यक्रम रहा है, बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो उनका है, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को निगरानी के लिए एक संरचित, एक स्ट्रक्चर्ड जो राज्य आयोग है, समन्वय परिषद बनाया जाए। इसके समान मानक और साझा जवाबदेही सुनिश्चित होगी। साथ ही अगर मैं बात करता हूं शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण को एकीकृत करें, सच्चर समिति जो 2006 और रंगनाथ मिश्रा आयोग 2007 की जो सिफारिशें हुई हैं, उसके अनुरूप मदरसों का आधुनिकीकरण, यानी उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाए, उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियों के विस्तार और कौशल आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से शैक्षिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाए, उनको डेवलप किया जाए, उनमें अच्छी शिक्षा और आज के टाइम की शिक्षा की बात की जाए। ठीक है, साथ ही अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के साथ सहयोग संस्थागत तालमेल बैठा करके सुनिश्चित कर सकता है कि डेटा आधारित निगरानी तंत्र को एक रूप दे, जिससे राष्ट्रीय न्यायिक जो डेटा है एनजेडीजी, उसके तहत एक अल्पसंख्यक जो कल्याण डैशबोर्ड विकसित है, उसको विकसित किया जा सकता है, ताकि लगभग प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसके लिए धन उपयोग, योजना कवरेज, परिणामों पर नजर रखी जा सके। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण है, अल्पसंख्यक कल्याण शासन में पारदर्शिता दिखाई जा सकती है, पार्शियलिटी दिखाई जा सकती है, साथ ही ट्रांसपेरेंसी के साथ ही दक्षता और जन विश्वास में भी सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, उसमें पब्लिकली जो जन विश्वास बनेगा उसमें सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की परिकल्पना, ठीक, भारत की बहुलवादी भावना के संरक्षक और अल्पसंख्यक अधिकारों के रक्षक के रूप में की गई थी। एक्चुअल में ये हाइपोथेसिस, ये जो परिकल्पना है, ये इसलिए की गई थी जो भारत का जो बहुलवादी भावना है उसके संरक्षण और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के रूप में की गई थी। हालांकि समय के साथ समितियां, शक्तियां, रिक्तियां और कमजोर संस्थागत इच्छा शक्तियां जो हैं, उनके कारण यह प्रतीकात्मक प्रासंगिकता में सिमट करके रह गया। साथ ही अगर मैं बात करता हूं इसकी स्वायत्ता, संवैधानिक समर्थन और जवाबदेही को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, ताकि इसे निष्क्रिय प्रवेशिक से न्याय और समावेशन के सक्रिय रक्षक के रूप में बदला जा सके। एक आयोग जिसके पास वास्तविक अधिकार का अभाव है, वह अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। यह शासन की संरचना को मजबूत किए बिना केवल शोभा बढ़ाता है और कुछ नहीं। ठीक है, एक्चुअल में अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया था, लेकिन उसके पास उसके अधिकारों की मांग के लिए कोई शक्तियां ही नहीं है, वो नॉर्मली सिर्फ नाम का है। यदि उसको ऐसा अधिकार नहीं दिया गया तो केवल शोभा के लिए, जैसे कि किसी म्यूजियम में कोई चीज शोभा बढ़ाने के लिए रखी जाती है, वैसे ये शोभा बढ़ाने का काम करेगा। एक्चुअल में ये बहुलवाद भावनाओं को संरक्षण देने के लिए और साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये बनाया गया था, और 4 दशक हो चुके हैं इसे बने हुए, ये इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। एक्चुअल में जितने भी इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका मॉडर्नाइजेशन करके, अगर हम उन लोगों को अच्छी शिक्षा दे करके उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उस आयोग को विस्तारित करने का काम करते हैं, तो शायद इस आयोग के पास अपने अधिकारों की मांग उठाने की शक्ति इनके पास हो सकती है। तो ये जो सरकार ने फैसला किया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश मांगा है, निर्देश दिया है उनको कि भाई बताइए कि क्यों ये पद रिक्त है और क्या इसमें सुधार आप कर सकते हो। तो ये सरकार जवाबदेह है इसकी, और सरकार इसका जवाब देती है। जो भी इसमें चेंजेस होंगे वो आप तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। इसी प्रकार के फैक्ट्स, इसी प्रकार की रिपोर्ट्स जानने के लिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, लगातार आप हमारे साथ बने रहें। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज के समाचार से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।